हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पाई क्लासेस। बच्चों, अगर आप क्लास 8 में हैं या कोई गार्जियन भी इस वीडियो को देख रहा है और क्लास 8 का मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर करके आप अपने बच्चे को अपने घर पे पढ़ाते हैं, या आप ट्यूटर हैं या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बेस आपको क्लियर करना है, तो इस चैनल पे आपको बहुत डिटेल में ऐसे ऐसे बेसिक सिखाए गए हैं जिनके बारे में आपको शायद किसी कोचिंग या ट्यूशन में भी ना पता चले। तो अगर आप इस चैनल को बच्चों फॉलो करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होंगे और आप अपने मैथमेटिक्स का बेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। और 2 पाई क्लासेस हमारा एक ऐसा चैनल है बच्चों जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ सीनियर क्लासेस के कंटेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स के हम अपलोड करते हैं और हज़ारों की संख्या में बच्चे वहाँ पे हमसे जुड़े हुए हैं और बहुत सारा प्यार दिखाया। आशा करते हैं आप भी इस चैनल पे इतना ही प्यार दिखाएंगे, ठीक है। तो बहरहाल लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.1 को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज में सॉल्व किया था, ठीक है। अब इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। आप अपनी एनसीईआरटी की बुक ओपन कर सकते हैं, पेज नंबर 140 पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। इसका हम इंट्रोडक्शन करेंगे और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस सिखाएंगे कि कैसे मल्टीप्लिकेशन किया जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। देखिए बच्चों, लास्ट सारे वीडियोस में, अच्छा एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपको किसी चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 7503644171 पर। प्लीज कॉल मत करिएगा, ओनली व्हाट्सएप। तो जो भी आपको किसी अगर चैप्टर का लिंक नहीं मिल रहा है तो हम यहां से आपको सेंड कर देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए बच्चों, टॉपिक क्या है हमारा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, ठीक है ना। अब इसका इंट्रोडक्शन हम आपको दे रहे हैं। देखिए, जैसे छोटी क्लासेस में जब हम थे 4th 5th क्लास में, है ना, 6th क्लास में, तो हमें नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता था। याद है आपको? जैसे कि यहाँ पे देखिए बच्चों, 3 4 3 × 4, ठीक है, 3 4 12 होता है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। 12 × 10, तो यहाँ पे हमने नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन किया था। 12 × 10 कितना होता है? 120 होता है। तो ये नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। अभी क्या आपको देखने को मिलेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का आपको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा और कैसे किया जाता है वो हम आपको सिखाएंगे। जैसे कि बच्चों एग्जांपल के तौर पे आपको देखने को मिलेगा कुछ ऐसा। देखिए, ये देखिए, ये x+2 लिखा हुआ है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सभी को पता है, ठीक। और इसका मल्टीप्लिकेशन हमने किया किसके साथ? लेट अस से y - 10 के साथ, ठीक है ना। ये देखिए, ये फर्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और बीच में यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे ये हम आपको बाद में सिखाएंगे। लेकिन बच्चों, मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या जरूरत पड़ी रियल लाइफ में? ओके, आइए इसके कुछ एग्जांपल हम देखते हैं आपकी एनसीईआरटी बुक से ही बच्चों। कुछ एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए बच्चों कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ L है, ठीक है, हो सकती है किसी रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है इस तरीके से। ये देखिए बच्चों, ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ओके स्टूडेंट्स, ये कुछ इस तरीके से, करेक्ट। और मान लीजिए इसकी लेंथ कितनी है? L है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? L। अब कुछ बच्चे बोलेंगे L लेंथ का क्या मतलब है? तो L लेंथ का मतलब है बच्चों कोई लेंथ इसकी होगी, L की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। आपको पता है L एक वेरिएबल है, क्या दिक्कत है, ठीक। और इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है? B। इसकी जो ब्रेथ है, हालांकि ये देखने में रेक्टेंगल नहीं लग रहा होगा, लेकिन आप मान लो कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है बच्चों। तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है? L है, ब्रेथ कितनी है? B है, करेक्ट। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसका एरिया कितना होगा तो आप बता दोगे सर लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है ना। तो इसका एरिया बच्चों ने बता दिया कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सबको पता होगा मेरे ख्याल से। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। जिसको नहीं पता याद कर लीजिए, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ठीक है। ये बात हमें समझ में आ गई। लेकिन बच्चों मान लो ऐसी सिचुएशन हो जाए, ठीक है, 2 कंडीशन हमें दे दी जाए। क्या? इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट्स। बच्चों ध्यान दें, इफ क्या सिचुएशन आ गई? इफ, ध्यान देंगे सभी बच्चे, इफ लेंथ, इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, ठीक है। So if length is increased by 5 units, okay बच्चों, if length is increased by 5 units, ठीक है बच्चों, मतलब लेंथ क्या किया उन्होंने? 5 यूनिट्स इंक्रीज कर दिया, करेक्ट। मतलब जितना भी लेंथ था उसमें 5 यूनिट आपको ऐड कर देना है, ठीक है ना। जितना भी लेंथ था उसमें आपको 5 ऐड कर देना है। तो कितना लेंथ था? L लेंथ था। L में अगर आप 5 ऐड कर दोगे तो न्यू लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों? चेक करिए, एक मैं डायग्राम आपको बना के दिखाऊं। ये देखिए इस तरीके से, ये, और एक चीज और लिख देते हैं, इफ लेंथ इज इंक्रीज बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय लेट अस से 3 यूनिट्स। ओके बच्चों, लेट ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। ओके बच्चों, तो देखिए न्यू सिचुएशन क्या हो जाएगी हम आपको दिखाते हैं।
ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये कुछ ऐसी। अब रेक्टेंगल ऐसा दिखाई पड़ेगा आपको, ठीक है ना। न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, न्यू लेंथ कितनी हो जाएगी, देखिए बच्चों जितनी लेंथ पहले थी कितनी थी L, अब लेंथ क्या किया उसने, इंक्रीज कर दिया बाय 5 यूनिट्स, यानी कि जितनी लेंथ पहले थी उसमें 5 आपको ऐड कर देना है, करेक्ट। तो L प्लस 5 ये आपकी न्यू लेंथ हो गई, L प्लस 5 ये आपकी न्यू लेंथ है, ठीक। और फिर क्या बोला उसने, ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 3 यूनिट्स, ठीक है। तो न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ठीक है। न्यू ब्रेथ जो होगी बच्चों वो 3 यूनिट से डिक्रीज कर दी गई, यानी कि जितनी ब्रेथ पहले थी कितनी थी, B थी। अब B में से हमें क्या करना है, 3 डिक्रीज करना है, यानी कि 3 माइनस करना है, ओके। सो B माइनस 3 कर देंगे, करेक्ट। B जितना कुछ भी होगा उसमें से हम 3 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमारी न्यू ब्रेथ आ जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। तो बस यही है, यही रियल लाइफ प्रैक्टिकल है। अगर हम आपको बोले, क्या रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन है, अगर हम आपको बोले व्हाट इज द न्यू एरिया, व्हाट इज द न्यू एरिया बच्चों। सो न्यू एरिया अगर हमने आपसे पूछा, यानी कि जो नया रेक्टेंगल बनेगा जिसकी लेंथ कितनी है L प्लस 5 है और जिसकी ब्रेथ कितनी है बच्चों B माइनस 3 है, ओके। सो इसका एरिया कितना आएगा ये आपको बताना है। सो न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल या न्यू एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, होता तो आंसर क्या है हमारा, लेंथ इनटू ब्रेथ, सही है। तो ये देखिए ये लेंथ इनटू ब्रेथ, ओके। सो यहां से आप देख सकते हो लेंथ की जगह हम क्या रखेंगे L प्लस 5, ठीक है, क्योंकि न्यू लेंथ कितना है L प्लस 5 यूनिट्स, ठीक है, इनटू ब्रेथ कितना रखेंगे B माइनस 3। अब आपको समझ में आया, न्यू एरिया इतना होगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने पर जो कुछ भी आएगा वही आपका न्यू एरिया होगा, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है ये हम आपको आगे चल के बाद में सिखाएंगे। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, यहां पे आप दो ब्रैकेट्स के बीच में, मतलब ये फर्स्ट एक्सप्रेशन है, ये सेकंड एक्सप्रेशन है ना, तो दो ब्रैकेट्स में जो एक्सप्रेशन लिखे होते हैं इनके बीच में आप क्रॉस लगाओ। क्रॉस का मतलब मल्टीप्लिकेशन लगाओ चाहे ना लगाओ, बात क्या है सेम है। मतलब यहां पे मल्टीप्लाई लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अगर L प्लस 5 और साथ में यहाँ लिखा हो B माइनस 3, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली वेल नोन होता है कि अगर दो ब्रैकेट्स के बीच में या दो एक्सप्रेशंस के बीच में कोई साइन नहीं लगाया तो मल्टीप्लाई हम मान लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। तो L प्लस 5 इंटू B माइनस 3 ये मतलब है, करेक्ट। तो ये न्यू एरिया है। आपको आइए आपको न्यू एग्जाम्पल देते हैं। तो आपने देखा बच्चों यहाँ पर ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ को अगर 5 यूनिट इंक्रीज कर दिया गया हो, ब्रेथ को अगर 3 यूनिट डिक्रीज कर दिया गया होगा, ठीक है, तो उसका न्यू एरिया जब हमने निकाला तो वहां न्यू एरिया में देखा आपने 2 एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई करना पड़ा। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है L प्लस 5 और सेकेंड एक्सप्रेशन क्या है B माइनस 3। तो इसको हम मल्टीप्लाई करना आगे सीखेंगे, लेकिन आप ये देख रहे हो कि रियल लाइफ सिचुएशंस में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लिकेशन करना बहुत जरूरी होता है। आइए हम आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, नोट कर लीजिए इसको। नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के मल्टीप्लिकेशंस का। ये आपकी एनसीईआरटी बुक से मैं ले रहा हूं। सपोज प्राइस ऑफ पर डजन, डजन मतलब समझते हो 1 डजन में कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं, 1 डजन में सभी को पता है 1 डजन इज इक्वल्स टू, जैसे हमने बोला कि भाई 1 डजन बनाना, ठीक है, मतलब हिंदी में अगर बोले तो 1 दर्जन केले कितने होते हैं, 12 केले होते हैं, यानी कि 1 डजन में कितने थिंग्स होते हैं, 12 थिंग्स। अब वो थिंग्स कुछ भी हो सकते हैं, बनाना हो सकते हैं, बॉल्स हो सकते हैं, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों प्राइस ऑफ पर डजन बनाना, पर डजन यानी कि 1 डजन यानी कि 12 बनाना, 12 बनानास का जो कॉस्ट है वो कितना है, ₹P। मान लो कितना है, ₹P, ओके, ₹P। यानी कि आप गए और 1 दर्जन केला आपने खरीदा, 1 डजन, तो बोलेगा भाई इसका कॉस्ट है ₹P। अब P की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है, क्या पता बनाना 30 रुपीज़ पर डजन हो तो P की वैल्यू 30 हो जाएगी, क्या पता बनाना 40 रुपीज़ पर डजन हो तो P की वैल्यू 40 हो जाएगी। उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें ये दिया जा रहा है कि प्राइस ऑफ पर डजन बनाना कितना है, ₹P की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है सपोज फॉर द स्कूल पिकनिक, बच्चे स्कूल की पिकनिक के लिए जा रहे हैं और उनको Z डजन्स बनाना चाहिए, कितना, Z, ओके। तो फॉर द स्कूल पिकनिक, for the school picnic, bananas needed, bananas needed, कितना बनाना बच्चों उनको ज़रूरी है, ठीक है, उनको है कितना, Z डजन्स। अब सुनो मेरी बात ध्यान से बच्चों, ये Z का नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे स्कूल पिकनिक के लिए कुछ बच्चे जा रहे हैं, उन्होंने बोला हमें 10 डजन बनाना चाहिए, कितना, 10, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, ठीक है। कोई दूसरा स्कूल है, मान लो वहाँ ज़्यादा बच्चे, तो उन्हें चाहिए 20 डजन बनाना, तो Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। यानी कि Z की वैल्यू भी बदल सकती है, चेंज हो सकती है, और P की वैल्यू भी चेंज हो सकती है। वेरिएबल्स हैं तो वैल्यू तो इनकी चेंज ही हो सकती है, ठीक है बच्चों।
तो एक बात बताओ, अगर 1 डजन यानी पर डजन का मतलब 1 डजन, पर डजन का मतलब बच्चों 1, पर का मतलब 1 होता है, ओके। 1 डजन बनाने का कॉस्ट कितना है? ₹5 है। और आपको टोटल कितने डजन बनाना चाहिए? Z डजन बनाना चाहिए, करेक्ट। तो बताओ आपको कितना रुपया देना पड़ेगा, यानी कि आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा? भाई सिंपल सी बात है, 1 डजन बनाना का कॉस्ट P, जैसे कि हम आपको बताएं हम 1 पेन का कॉस्ट है मान लीजिए ₹5, ठीक है। और आपको चाहिए टोटल 10 पेन, टोटल 10 पेन्स चाहिए आपको, ठीक है। तो टोटल 10 पेन्स चाहिए आपको, ठीक है, टोटल 10 पेन्स चाहिए, ठीक है ना। सो टोटल कितना पे करना पड़ेगा आपको? टोटल यू हैव टू पे, टोटल पेमेंट आपको करना होगा कितना? भाई 1 पेन का कॉस्ट 5 है, तो 10 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा? क्या करेंगे? 10 × 5 कर देंगे, ठीक है, या 5 × 10 कर देंगे, ठीक है ना। तो यानी कि आपको 5 × 10 देना होगा, तो आपको टोटल ₹50 यहाँ पर पे करना होगा। ठीक उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए यहाँ पे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि भाई 1 डजन बनाने का कॉस्ट है P, और स्कूल पिकनिक के लिए आपको Z डजन बनाना चाहिए। तो बताओ आपको टोटल कितना पेमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट। सो टोटल पे आउट आपको कितना करना पड़ेगा? ऑब्वियसली P × Z रुपीज। सो P × Z करेंगे, ठीक है, बस ये हो गया आपका, ठीक है बच्चों। नाउ अब यहाँ पे एक सिचुएशन दे रखी है, तो यहाँ पे क्या किया हमने यार, 2 वेरिएबल्स को हमने मल्टीप्लाई किया, किसको? P को Z के साथ, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या दे रखी है, उसको देखिए बच्चों, ये रियल लाइफ सिचुएशन है। कह रहा सपोज द प्राइस ऑफ पर डजन बनाना वाज लेस बाय 2, ओके। तो न्यू सिचुएशन क्या हो गई? न्यू सिचुएशन, एक नई सिचुएशन आ गई हमारे सामने। और इसमें क्या हुआ? इसमें बच्चों कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ या प्राइस ऑफ पर डजन बनाना वाज लेस बाय ₹2, ओके। क्या सिचुएशन है? कॉस्ट ऑफ पर डजन बनाना, पर डजन बनाना was less by ₹2, ओके बच्चों। कह रहे हैं कि पर डजन बनाना की कॉस्ट ₹2 कम हो गई। तो बताओ न्यू कॉस्ट कितनी होगी? पहले कॉस्ट कितनी थी पर डजन बनाना की? ₹P, तो अब कितनी हो जाएगी? P में से 2 माइनस कर दो, यानी कि न्यू कॉस्ट कितना हो जाएगा? न्यू कॉस्ट फॉर पर डजन बनाना, न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी पर डजन बनाना की बच्चों? पर डजन बनाना की न्यू कॉस्ट कितनी हो जाएगी? ₹, पहले कितनी थी? P, ठीक है भाई। मान लो पहले 40 रुपए दर्जन था बनाना और ₹2 कम हो गया, तो 40 - 2 ही तो करोगे। तो पहले 40 की जगह क्या दिया हुआ यहाँ? P, करेक्ट। सो पहले P था पर डजन का कॉस्ट, अब ₹2 लेस हो गया, तो न्यू कॉस्ट कितना हो जाएगा? P में से 2 माइनस करोगे, यानी कि P - 2, ये न्यू कॉस्ट है पर डजन का, ओके बच्चों। अब एक और सिचुएशन आपको दी हुई है बच्चों, यहाँ पर क्या इन्होंने बोला है कि जब ₹2 कम हो जाता है, करेक्ट, पर डजन ₹2 जब कम हो जाता है, तो कह रहा है कि बनाना नीडेड वर लेस बाय 4 डजन्स, ओके। देन क्या होता है? बनाना नीडेड, जितना बनाना जरूरत का था, ठीक है, बनाना नीडेड वर लेस बाय 4 डजन्स। मान लो कि अब उनको जितना बनाना चाहिए वो क्या है? 4 डजन्स लेस है। तो सुनो, पहले कितना चाहिए था उन्हें? Z डजन, ओके। अब कितना चाहिए होगा? Z - 4। तो न्यू नीट ऑफ बनानास, अब कितना बनाना चाहिए? न्यू डजन ऑफ बनानास इज इक्वल्स टू, पहले कितना डजन चाहिए था? Z, लेकिन अब उसने क्या बोला कि देन द बनाना नीडेड वर लेस बाय 4 डजन्स। अब 4 डजन लेस चाहिए उन्हें, तो पहले Z चाहिए था, अब Z में से क्या करोगे? 4 माइनस करोगे, करेक्ट। तो ये देखिए, अब इस सिचुएशन को देखो जरा बच्चों। अब न्यू कॉस्ट कितना है? P - 2, और कितना डजन बनाना इनको चाहिए न्यू कंडीशन में? Z - 4, करेक्ट। तो सुनो ध्यान से, अब यहां पे सेकंड सिचुएशन में अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई 1 डजन बनाना का कॉस्ट कितना है, तो आप बोलोगे सर ₹P - 2। भाई सही बात तो है, 1 डजन बनाना का कॉस्ट कितना है? P - 2, और कितना डजन बनाना आपको चाहिए? Z - 4। तो टोटल पे कितना करना पड़ेगा? 1 डजन के कॉस्ट को उठाकर हम टोटल कितने डजन बनाना चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि नाउ टोटल कॉस्ट, टोटल पे आउट कितना करना पड़ेगा हमें? टोटल पे आउट कितना पे आउट करना पड़ेगा? फिर से बता रहा हूं, सुनो। अब
कंडीशन में 1 डजन बनाना का कॉस्ट p माइनस 2, कितने डजन बनाना चाहिए आपको z माइनस 4, तो टोटल कॉस्ट कितना देना पड़ेगा आपको p माइनस 2 इंटू z माइनस 4। ओके, सो p माइनस 2 इंटू z माइनस 4। तो देखा रियल लाइफ सिचुएशन में आपने 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको, ठीक है। और ये कैसे किया जाता है, देखो यहाँ क्रॉस लगाओ ना लगाओ उससे मतलब नहीं, ठीक, कैसे किया जाता है ये हम आपको चल के आगे की क्लासेस में सिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक सेकंड सिचुएशन थी, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए और इस पे विचार करिए कि मैंने आपको क्या बताया है। ओके, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। पेज नंबर 142 ओपन करिए, ठीक है। एनसीईआरटी में देखिए लिखा है ट्राई दिस, कह रहा कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर सिचुएशंस वेयर वी मे नीड टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 2 हिंट भी दिए हैं, कह रहे हैं कि थिंक ऑफ टाइम एंड स्पीड। तो सिचुएशन नंबर 1 में हम टाइम एंड स्पीड के बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ एक्सप्रेशन बनाएंगे और दिखाएंगे हाँ भाई 2 एक्सप्रेशन को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और सिचुएशन नंबर 2 में बच्चों वो बात कर रहे हैं कि थिंक ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। एक एक करके देखते हैं। सिचुएशन नंबर 1 स्पीड एंड टाइम के बारे में सोचते हैं, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आपको स्पीड एंड टाइम वाले न्यूमेरिकल करते टाइम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ता है? हाँ, ऐसा होता है। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए बच्चों, स्पीड एंड टाइम के बारे में सभी बच्चों को फॉर्मूला याद होना चाहिए। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये तो सभी बच्चों को मेरे ख्याल से याद है, जिसको नहीं याद है प्लीज बच्चों याद कर लीजिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी आपको स्पीड निकालनी होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड लगाएंगे। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, याद हो गया। यहां से एक फॉर्मूला बनता है, वो हम आपको दिखाते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों यहां से डिस्टेंस, जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा कभी भी, जब आपको डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, ये टाइम को स्पीड से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई रिपीट, ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इंटू टाइम करना है। क्या करना है, स्पीड इंटू टाइम। सभी बच्चों को याद हो गया। जब भी आपको डिस्टेंस निकालना होगा बच्चों कभी भी, तो आप क्या करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगा देंगे। और कैसे याद होगा, यहाँ से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। ओके, याद हो गया। चलिए अब हम आइए आपको बताते हैं। कह रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, if the speed of a train be x किलोमीटर पर आवर। ओके बच्चों, उसने बोला कि भाई किसी ट्रेन की स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट। तो वो टाइम t में, कितने टाइम में, t टाइम में, देन फाइंड द डिस्टेंस traveled in time t hours। बच्चों सुनो ध्यान से, कह रहा है अगर किसी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, करेक्ट, तो टाइम t आवर्स में, कितना टाइम दिया हुआ है, t आवर्स। अब बात समझो ना, वेरिएबल्स के फॉर्म में दिया है, ये स्पीड x किलोमीटर आ रहा है, x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है ना भाई। स्पीड की आपको यूनिट याद है ना, किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकंड, वो सब हम 9th क्लास में डिटेल में देखेंगे, उसकी ज़्यादा टेंशन मत लो। स्पीड कितनी, x किलोमीटर पर आवर। तो वो पूछ रहा है कि अगर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर हो, अब वो x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 50 हो सकती है, 60 हो सकती है ना, 50 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, उससे हमें मतलब नहीं है। अभी हम स्पीड को x किलोमीटर पर आवर मान के चल रहे हैं, करेक्ट। तो वो कह रहा है कि ये बताओ कि ये ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर से चलती है, इतनी स्पीड से अगर चलती है, तो बताओ ये t आवर्स में, ठीक है, t घंटे में, t की भाई कुछ ना कुछ वैल्यू होगी ना बेटा, t 2 घंटे हो सकता है, 3 घंटे हो सकता है, 4, कुछ भी हो सकता है, समय मतलब नहीं है, ठीक। तो t आवर्स में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ये हमें बताना है, करेक्ट। वेरी इजी बच्चों, देखिए यहां पर हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। सो करना कुछ नहीं बच्चों, यहां से देखिए स्पीड कितनी दे रखी है, x, और साथ में किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर का मतलब 1 घंटे में x किलोमीटर जाती है, इसका मतलब है, ओके। इनटू टाइम कितना दे रखा है, t आवर्स, ठीक है। सो t, r की जगह मैंने h लिख दिया, चलो आप पूरा लिख दो ऐसे करके, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला r ऊपर है, ये r नीचे, r से r कट जाएगा और x इंटू टी आंसर आ जाएगा। भाई चेक करो ना, x इंटू टी क्या होता है, xt या x इंटू टी। सो x इंटू टी और यूनिट क्या बच गई, किलोमीटर। यानी कि बच्चों अगर किसी ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आ रहा है तो t घंटे में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, x इंटू टी किलोमीटर, ठीक है। ये हो गया। अब क्या बोला इन्होंने, बात समझो, इसी क्वेश्चन में तो आपने देखा यहाँ पर हमने अभी 2 वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई किया है, किसको, x को t के साथ। लेकिन उन्होंने बोला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, आप वैसे तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x और t,
बट फिर भी यहां पे इन्होंने आगे बोला इफ स्पीड ऑफ द ट्रेन इज increased by 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब स्पीड इंक्रीज कर दी 2 किलोमीटर पर आवर से, करेक्ट। एक बात बताओ, पहले स्पीड कितनी थी, x किलोमीटर पर आवर, अब न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, x में 2 ऐड कर दो। अरे भाई पहले x थी, अब 2 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीज कर दिए, तो न्यू स्पीड कितनी हो जाएगी, सो न्यू स्पीड बच्चों, ठीक है, कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी कितनी, x पहले थी और 2 और इंक्रीज कर दिया, तो x + 2 किलोमीटर पर आवर, ओके। सो ये न्यू स्पीड हो गई, करेक्ट, बात समझ आएगी कि नहीं, तो ये न्यू स्पीड हो गई, x + 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो कह रहा है इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 2 किलोमीटर पर आवर एंड इट टेक्स, सो क्वेश्चन पूछ रहा है, सो ये तो आपने निकाला है ना न्यू स्पीड, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो, ये आपने अपनी नॉलेज से निकाला है, ये आपकी नॉलेज से निकाला है आपने, ठीक है ना। सो हाउ मच डिस्टेंस it will cover in, so how much distance it will cover in, so how much distance it will cover if time required is, let us say 3 hours less than the previous one, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे दिया है, ठीक है ना। कह रहा है अगर स्पीड उसकी 2 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज कर दी तो न्यू स्पीड x + 2 किलोमीटर आवर हो गई, या किलोमीटर पर आवर हो गई, हमने निकाला। तो कह रहा है अब ये बताओ कि अगर वो न्यू स्पीड यानी कि x + 2 किलोमीटर पर आवर से चले, क्योंकि उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से इंक्रीज कर दी गई, तो कह रहा है ये बताओ कि अब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इफ टाइम रिक्वायर्ड इज 3 आवर्स लेस देन द प्रीवियस वन, मतलब जितना टाइम पहले ले रहा था, पहले कितना टाइम ले रहा था वो चेक करो, t आवर्स, ठीक है, पहले कितना टाइम ले रहा था वो t आवर्स ले रहा था। अब कह रहा है कि अगर पहले के कंपैरिजन में 3 आवर्स लेस लगते हैं, मतलब टाइम आपको 3 आवर्स लेस दिया हुआ, तो न्यू टाइम कितना दिया हुआ है, यहां पे देखिए न्यू टाइम कितना दिया हुआ बच्चों, न्यू टाइम कितना हो जाएगा बताओ, पहले क्या था t आवर्स, अब 3 आवर आपको लेस करना है, अगर 3 मोर बोलता तो 3 हम ऐड कर देते, करेक्ट, 3 लेस उसने बोला है, सो t - 3 आवर्स आपको लगेंगे, तो बस आ गई सिचुएशन। यानी कि न्यू स्पीड कितनी है, x + 2 किलोमीटर पर आवर, न्यू टाइम कितना है, t - 3 आवर्स, तो बताओ डिस्टेंस कितना होगा। तो डिस्टेंस आपको निकालना आता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अभी बताया है, न्यू डिस्टेंस ट्रेवल्ड या फिर कवर्ड, न्यू डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस का, स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखिए स्पीड की जगह कितना रखोगे बच्चों, x + 2, सो x + 2 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको यूनिट रखनी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ता, नहीं रखनी मत रखो, ठीक है, क्योंकि यूनिट हमने आपको रखना सिखाया ना, किलोमीटर पर आवर, और इधर आर से आर कटेगा, किलोमीटर बचेगा, ठीक। सो x + 2 इनटू टाइम कितना है, देखो स्पीड x + 2 है, टाइम कितना है, t - 3 है, t - 3, ठीक है, बीच में इनटू लगाओ चाहे ना लगाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो x + 2 इनटू t - 3 क्या, किलोमीटर्स, ओके स्टूडेंट्स। तो न्यू डिस्टेंस होगा x + 2 इनटू t - 3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं ये हम आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाएंगे, करेक्ट स्टूडेंट। ये तो था स्पीड एंड टाइम पे डिपेंड एक सिचुएशन, ठीक। अब आइए हम आपको एक न्यू सिचुएशन दिखाते हैं, इसको नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, ये सिचुएशन नंबर 2 में बोल रहे हैं, थिंक ऑफ इंटरेस्ट टू बी पेड द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एक्सेट्रा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को अगर हम याद करें बच्चों, ठीक है। सो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो सभी बच्चों को आता होगा मेरे ख्याल से, SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सबको पता है। SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू क्या होता था, P × R × T/100। ये आपने जरूर बच्चों फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P × R × T/100। P क्या होता है बच्चों, प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि बैंक जब आप जाते हो तो आपने कितना वहां पर धनराशि जमा करी है, ओके। सो प्रिंसिपल, ये क्या है, प्रिंसिपल है, ओके। और आर क्या है यहाँ पर, आर है किस रेट से बैंक आपको पैसा देता है, 8% से, 10% से या 9.2% से, कैसे, ओके। और टी क्या है, टाइम, ठीक है ना, टी क्या है,
टाइम इन ईयर्स एंड डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन टाइम की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, तो वो सब तो सिंपल इंटरेस्ट वाले सवाल में आपने देखा होगा। बहरहाल आप यहाँ पर सिचुएशन देखिए कि जब हमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करना होता है, तो ये फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है, ठीक है ना। सुनो ध्यान से, देखो बच्चों, मान लो उसने बोला कि भाई किसी बैंक में किसी बंदे ने प्रिंसिपल P जमा किया, ठीक है, रेट कितना है प्रिंसिपल का, मतलब सिंपल इंटरेस्ट मिलने का रेट कितना है R%, ओके, और टाइम T में उसको कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलता है ये आपको बताना है। तो ये देखिए सिंपल इंटरेस्ट इतना मिल जाएगा, सिंपल प्रिंसिपल P है, रेट R है, टाइम T है, अपॉन में 100 कर देंगे, तो बस ये सिंपल इंटरेस्ट है, करेक्ट, ओके। अब सुनो न्यू सिचुएशन इसने क्या दे दी, या फिर हम आपको लिख देते हैं, पहले उसने क्या बोला, इफ प्रिंसिपल इज ₹P, रेट इज R%, then find the simple interest in time T years, ओके बच्चों। प्रिंसिपल P था, रेट R% था, तो T ईयर्स में कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा ये आपको पहले बताना था। तो हमने बताया सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100, बस, ठीक है ना, इतना रुपीस हमें मिलेगा, रुपीस इतना, करेक्ट। अब देखो न्यू सिचुएशन क्या दी उसने, न्यू सिचुएशन क्या दी, न्यू सिचुएशन उसने बोला कि इफ प्रिंसिपल इज डिक्रीज्ड, if principal is decreased by ₹1000, okay, if principal is decreased by ₹1000 and rate of interest या रेट बोल दो, रेट इज increased by 2%, then how much simple interest, he or she will get, जिसने भी पैसा जमा किया था, ओके, he or she will get in the same time। सुनो बच्चों ध्यान से, ये सिचुएशन दी आपको, ठीक, कह रहा है कि प्रिंसिपल इज डिक्रीज बाय ₹1000, ओके, रेट इज इंक्रीज बाय 2%, देन हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट ही और शी विल गेट इन सेम टाइम। सुनो हिंट दे दिया उसने, टाइम क्या है, सेम है, यानी कि पहले भी T ईयर्स के लिए जमा करता था, अभी भी टाइम कितना है, T ईयर्स है। ध्यान दो बच्चों, ध्यान देना आपको, न्यू सिचुएशन में जो न्यू टाइम है वो चेंज नहीं हुआ है, कितना है, उसने बोला इन द सेम टाइम, है ना, जितना टाइम पहले था उतना ही टाइम अभी भी, तो टाइम क्या हो गया, T ईयर्स, पहले भी T ईयर्स था, अभी भी T ईयर्स है, कैपिटल T ईयर्स, ओके, ये इस तरीके से, करेक्ट। हाँ एक चीज और बता रहा हूं कि यहां पर ये जो वेरिएबल्स हैं वो PRT, ये सब वेरिएबल्स हैं, ओके, ये सब क्या है, PRT क्या है, वेरिएबल्स हैं। स्मॉल लेटर से हमने इसको नहीं लिखा है, कैपिटल से लिखा है, बट कोई बात नहीं, ये सब वेरिएबल्स हैं, ध्यान दीजिएगा, ओके। सो न्यू टाइम कितना है, T ईयर्स है, ठीक है। देखो अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो आप स्मॉल लेटर से भी कर सकते हो, लो प्रिंसिपल को P से दिखा दो, रेट को R से दिखा दो, और टाइम को स्मॉल t से दिखा दो, लो करेक्शन कर लो, क्या दिक्कत है, क्योंकि आपने पढ़ा ना वेरिएबल्स को स्मॉल से दिखाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। प्रिंसिपल को P से, रेट को आप R से दिखा दीजिए, टाइम को आप T से दिखा दीजिए, स्मॉल t से, ठीक, क्या दिक्कत है बताइए। प्रिंसिपल को P से दिखा दीजिए, ठीक, रेट को R से दिखा दीजिए, अब ठीक है, और टाइम को आप कैसे दिखा दो, T से, करेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, PRT अपॉन 100, सो PRT अपॉन 100, और यहाँ पर न्यू टाइम कितना हो जाएगा, जितना पहले था उतना ही अभी भी है, टाइम चेंज नहीं हुआ है, सेम टाइम बोला है, तो T ईयर पहले था तो T ईयर अभी भी हो जाएगा, करेक्ट। नाउ अब ध्यान दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर कह रहा प्रिंसिपल इज इंक्रीज बाय ₹1000, ओके, सो न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, न्यू प्रिंसिपल कितना हो जाएगा बताओ, पहले प्रिंसिपल कितना था P, अब कितना हो जाएगा, ₹1000 से उसने प्रिंसिपल को इंक्रीज कर दिया, करेक्ट, यानी कि P में हम क्या करेंगे, 1000 ऐड करेंगे, करेक्ट। सो P प्लस 1000 कर दिया हमने, ठीक है ना। सो कितना हो गया न्यू प्रिंसिपल, P प्लस 1000, ठीक। अब देखो कह रहा है कि एंड रेट इज इंक्रीज बाय 2%, और रेट को भी इंक्रीज कर दिया, ठीक है ना। अगर डिक्रीज बोलता तो हम रेट R में से 2 माइनस करते, इंक्रीज बोल रहा है तो रेट R में हम 2 क्या करेंगे, ऐड करेंगे, करेक्ट। सो न्यू रेट इज इक्वल्स टू कितना हो गया, न्यू रेट कितना हो गया बच्चों,
पहले कितना था रेट, आर था, और अब उसने क्या किया, रेट को 2% से इंक्रीज कर दिया, यानी कि आर पहले रेट था, आर में हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे, सो आर प्लस 2, ये लीजिए ये न्यू रेट हो गया आर प्लस 2%, ओके ये हो गया करेक्ट। अब उसने पूछा है कि हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट ही और शी विल गेट इन द सेम टाइम, उतने टाइम में अब इसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। सो फॉर्मूला तो हम यही लगाएंगे, ठीक है, बट देखिए आंसर क्या आएगा, न्यू सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू रुपीज। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, पी की जगह आप क्या रखोगे, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल की जगह आप क्या रखोगे बताओ, पी प्लस 1000, ठीक। सो हमने यहाँ पे रखा प्रिंसिपल की जगह पी प्लस 1000 रखा, ठीक, इनटू रेट की जगह आप कितना रखोगे बच्चों, रेट की जगह आप कितना रखोगे, न्यू रेट कितना है, न्यू रेट है आपका आर प्लस 2%, यानी कि रेट की जगह हमने क्या रखा आर प्लस 2, इनटू टाइम की जगह आप कितना रखोगे, टाइम जितना पहले था उतना ही अभी, बस प्रिंसिपल चेंज हुआ है, रेट चेंज हुआ है, ओके। सो टाइम कितना रखेंगे, स्मॉल टी, तो ये देखिए, और अपॉन में क्या कर देंगे 100, ये लीजिए, ठीक है। सो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो न्यू सिंपल इंटरेस्ट इतना उसको मिलेगा, करेक्ट। तो देखा आपने इस सिचुएशन में, ये देखिए ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है P प्लस 1000, ये सेकंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है R प्लस 2, और थर्ड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है आपका T। तो हमें क्या करना है, हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा यहाँ पर, ठीक है, और कैसे करते हैं ये हम आगे सीखेंगे, करेक्ट स्टूडेंट्स। तो देखिए ये रियल लाइफ में मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का एग्जाम्पल है जो ट्राई वीज में हमने किया, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ अभी तक हमने सीखा कि रियल लाइफ सिचुएशन में किस तरीके से हम टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को मल्टीप्लाई, हमें किस तरीके से टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वीडियो जो एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा उसमें हम सीखेंगे कि किस तरीके से इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, ठीक है बच्चों। तो सेक्शन 9.7 जहां पर हेडिंग लगी मल्टीप्लाइंग अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, ठीक है, ये वाले टॉपिक से हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा बच्चों, ठीक है। और एक चीज और, अगर आपको इसका पूरा प्लेलिस्ट चाहिए तो पिन कमेंट चेक करिए, वहां पे क्लिक करोगे तो वहां पे आपको लाइन से सारे पार्ट 1 पार्ट 2 करके वीडियोस मिल जाएंगे, करेक्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।